अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। इसराइल के ईरान पर हमले और गजा की तबाही पर हिंदुस्तान की खामोशी तशवीशनाक। सोनिया गांधी ने लिखा अहम मजमून, कहा ईरान ने जम्मू कश्मीर समेत अहम मौकों पर हिंदुस्तान का साथ दिया था। उड़ीसा की बीजेपी सरकार खवातीन और लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम। मोदी भले ही कितने ही दावे करे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। कांग्रेस लीडर अलका लांबा की वज़ीर आज़म पर सख्त तनकीद। अमेरिका सिर्फ उसी वक्त दूसरों का दोस्त होता है जब तक उसे फायदा पहुंचता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ट्रंप के साथ मुलाकात पर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल में मुजरिमाना ज़हनियत के लोग मौजूद। सदर आसाम प्रदेश कांग्रेस गौरव गोगोई ने लगाया इल्जाम, कहा हेमंत बिस्वा शर्मा भी उन्हीं लोगों में शामिल। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में 11वां बैनुल अक़वामी योगा डे मनाया, कहा योगा सबका है और अमन के लिए है। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग के बारे में एक अंग्रेजी अखबार में मजमून तहरीर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान हिंदुस्तान का पुराना दोस्त रहा है और हमारे साथ उसके गहरे ताल्लुकात हैं। ईरान ने जम्मू कश्मीर समेत अहम मौक़ों पर भारत का साथ देने की तारीख रकम की। 1994 में ईरान ने मसले कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए इंसानी हुकूक़ में हिंदुस्तान पर तनकीद करने वाली करारदाद को रोकने में मदद की थी। सोनिया गांधी के इस मजमून को कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि अभी भी देर नहीं हुई है, हिंदुस्तान को ईरान के मौक़िफ़ को समझने और उसका साथ देने की ज़रूरत है। गजा का भी हवाला देते हुए सोनिया गांधी ने लिखा कि हमारी पॉलिसी सरेंडर की नहीं होनी चाहिए, बल्कि हिंदुस्तानी कदीम खारजा पॉलिसी को पेश नज़र रखते हुए इंसाफ पर मबनी फैसले करने चाहिए। उन्होंने इसराइल की जानिब से ईरान पर किए गए हालिया हमले और गजा में जारी इंसानी बहरान पर हुकूमत हिंद की खामोशी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इसराइल के हमलों से संगीन इलाकाई और आलमी असरात मुरत्तिब हो सकते हैं। कांग्रेस लीडर अलका लांबा ने कहा कि उड़ीसा की बीजेपी हुकूमत खवातीन और लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है। मोदी भले ही कितने ही दावे कर लें, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी 1 साल के दौर में हुकूमत में नाकाम साबित हुई है और मोदी चाहते हैं कि उड़ीसा की बीजेपी यूनिट जश्न मनाए। बिहार का भी कांग्रेस लीडर ने तस्करा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के साथ इत्तेहाद करते हुए भी तरक्की के काम नहीं हो सके। आप कह रहे हैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा क्या करेंगे? ये अलावा नहीं है, ये हमारा मजबूरी है। इससे पहले हमने सड़कों पर, उड़ीसा भुवनेश्वर की सड़कों पर आंदोलन किया और आंदोलन अब भी जारी है। अब भी इस समय आप देखेंगे तो आंदोलन चल रहा है, विधानसभा का घेराव चल रहा है। विधानसभा के भीतर मैंने बताया हमारी महिला विधायक सोफिया जी इस मामले को उठा रही हैं। ये मामला दिल्ली तक आया है। ये मामला लगातार उठाकर भाजपा पर दबाव बनाया जा रहा है और ये दबाव मात्र राजनीतिक नहीं है, वो परिवारों की उम्मीदें टूट रही हैं। परिवार जिनकी 28,000 बच्चियां और आज एक नाबालिग बच्ची स्कूल में बलात्कार के बाद गर्भवती होती है, उसे पूरी तरह का स्वास्थ्य इलाज मिलने की बजाय उसे छोड़ दिया जाता है और पता लगता है छत पर उस बच्ची ने 9 महीने अपने गर्भ में उस बच्चे को रखा और छत पर डिलीवरी हो रही है। तो बात यही, ये चीजें लगातार उठाई जा रही हैं, पर अब जरूरत महसूस की गई कि उड़ीसा की भाजपा की सरकार ने आंख कान सब बंद कर लिए, इसलिए ये बेटियां गुहार लेकर राजधानी दिल्ली तक आई हैं कि दिल्ली के प्रधानमंत्री जी, दिल्ली के महिला बाल विकास मंत्री, दिल्ली में बैठी राष्ट्रीय महिला आयोग जागेगा और दिल्ली छोड़कर उड़ीसा भुवनेश्वर जाकर इन सभी परिवारों को मिलकर न्याय का भरोसा दिलाएगा। और ये लड़ाई अब थमने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तो इनका पहला साल हुआ है और शर्म आती है इन्हें कि ये 1 साल पूरा करने का जश्न मना रहे हैं। 28,000 बेटियां, बलात्कार, हत्याएं सब हो रहा है, आप इसके ऊपर जश्न कैसे मना सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा है।
हमारे प्रधानमंत्री जी की ही संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, क्योंकि हमने जब देखा, आज जब ये उम्मीद लगा रही थी कि प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाएंगे, शायद उनकी इमोशन, उनकी भावनाएं जागेंगी, लेकिन वो प्रधानमंत्री, मुझे आज भी याद आ रहा है कि पहलगांव आतंकी हमले के, जिसमें 28 लोग शहीद हो गए, उसके मात्र 2 दिन के बाद 22 को हमला होता है, 24 को बिहार में चुनावी रैली में बिहार के मुख्यमंत्री के साथ अटखेलियां कर रहे थे। और आज अभी पिछली 12 तारीख को, आज ठीक एक हफ्ता हुआ है, गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश में 300 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और आज सही एक हफ्ते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अटखेलियां करते हुए, ठाके लगाते हुए की तस्वीरें आज हम देख रहे हैं बाहर से जो आ रही हैं। आप सोचिए, अभी तो एक हफ्ता तक नहीं हुआ है, उन परिवारों के भी 13वीं कहते हैं, और उसके बाद आंसू नहीं सूखे। और प्रधानमंत्री जी, चाहे पहलगांव हो, चाहे अहमदाबाद अटैक के बाद जिस तरह से अटखेलियां लगा रहे हैं, उम्मीद करना बेईमानी होगा कि उड़ीसा के 28,000 बेटियों पर उनकी संवेदनाएं जागेंगी और वो कोई उचित कदम उठाएंगे। धन्यवाद। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने मोदी के बिहार दौरे पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि न बिहार तरक्की कर सका, न आवाम का भला हो सका। पसमानदा तबकात को बीजेपी ने भुला दिया और उन्हें सिर्फ बहलाया जा रहा है। It's very simple. We asked the Prime Minister 3 questions this morning as soon as he left for Bihar. And these are questions related to social justice, which is the single defining issue in the Bihar Assembly election. The Mahagathbandhan Sarkar had done a caste survey. On the basis of the caste survey, 65% reservation was provided for scheduled castes, scheduled tribes, OBCs and EBCs. Okay? Now, we've asked, this was before Nitish Kumar did his palti and joined the BJP. The BJP was in fact very silent on the caste survey. It opposed the caste survey. When we introduced 65% reservation, the BJP was opposed to it. However, the 65% reservation was announced. Reservation was increased to 65%. It was challenged in the High Court. The High Court said this reservation is unconstitutional. It came to the Supreme Court. The Supreme Court has issued notice. The matter is still pending. But 65%, the Bihar government has already passed a law, 65% law. So what is the status of that law? So our demand, the Congress Party's demand is, first, you bring the Bihar reservation law of 65% in the 9th schedule of the Constitution. In the 9th schedule, there's only Tamil Nadu's 69% reservation law is protected under the 9th schedule. Only Tamil Nadu, no other state. And this was done by the Congress in 1994. So our first demand is bring the 65% law in the 9th schedule. Number one. Number two, 65% is more than 50%, obviously. 50% ceiling on reservations for scheduled castes, scheduled tribes, OBCs and ABCs has been reiterated by successive Supreme Court orders, most recently in the Indra Sawhney case in 1992, most famously, After that also there have been other judgments. So how do you ensure that this 65% again is not going to be declared unconstitutional? First, you bring it into the 9th schedule. Second, you have to amend the constitution to remove this 50% ceiling. सदर आसाम प्रदेश कांग्रेस गौरव गोगोई ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल में मुजरिमाना जहनियत के अफराद शामिल हैं, जो असेंबली इलेक्शन से कबल अपनी हुकूमत की नाकामियां छुपाने के लिए फिरकावाराना कशीदगी पैदा करने की कोशिश में है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा पर जिन्ना टाइप की सियासत करने का इल्जाम आयद किया और जोर देकर कहा कि कांग्रेस इस शुमाल मशरक़ी रियासत में ऐसा होने नहीं देगी। गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गौरव गोगोई ने मुतालबा किया कि तहकीकात की जाएं कि रियासत में आम मुकामात और मजहबी इदारों में बीफ और गाय के आज़ा रखने के आइडिया के पीछे कौन से लोग हैं। इस सिलसिले में गिरफ्तार तमाम अफराद के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन यह भी मालूम करना ज़रूरी है कि इनके दिमागों में ये आइडिया किसने डाला। उन्होंने कहा कि रियासत में इलेक्शन होने वाला है, हुकूमत की नाकामियां छुपाना है, ये उन लोगों की हिकमत अमली है। बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल में मुजरिमाना जहनियत के बाज़ लोग हैं जो इलेक्शन से कबल ऐसा करने की कोशिश करते हैं। हमारा असल मकसद ये है कि रियासत में किसी को भी फ़िरक़ावाराना कशीदगी पैदा करने न दिया जाए। हमने देख लिया है कि बीजेपी की वजह से मणिपुर में क्या हुआ, हम आसाम में ऐसा होने नहीं देंगे। चीफ मिनिस्टर आसाम जिन्ना की तरह काम कर रहे हैं, हम जिन्ना टाइप की राजनीति होने नहीं देंगे।
पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में दोपहर का खाना खाया, जिस पर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अमेरिका के रवैये पर तबसरा किया। चीफ मिनिस्टर कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अमेरिका सिर्फ उसी वक्त दूसरों का दोस्त होता है जब तक उसे फायदा पहुंचता है और अमेरिका अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ भी कर सकता है। जब चीफ मिनिस्टर से डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के दरमियान हुए इस मुलाकात के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी मुल्क के साथ कब तक दोस्ती निभाता है ये उसके फ़ायदे पर मुनहसर है। अमेरिका अपना फ़ायदा देखता है। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि अमेरिका के सदर अपने फैसले खुद करते हैं। क्या हम उन्हें यह बता सकते हैं कि वो किस को लंच पर बुलाएं और किस को नहीं? यह अलग बात है कि हम समझते थे कि सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप हमारे ख़ास दोस्त हैं और वो हमारी दोस्ती का एहतराम करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका वही करता है जिसमें उसे फ़ायदा नज़र आता है। वो किसी दूसरे मुल्क की परवाह नहीं करता। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी समेत हिंदुस्तानियों की महफूज वापसी को यकीनी बनाने इक़दामात किए जा रहे हैं। सब जो स्टूडेंट्स ईरान में हैं उनका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं ना। रातों रात तो हम उनको निकाल नहीं सकते क्योंकि कोई हवाई अड्डा खुला नहीं है, कोई पोर्ट खुला नहीं है। उनको हम बाय रोड जो है पहले उन शहरों में ला रहे हैं जहाँ बमबारी नहीं है और फिर वहाँ से आर्मीनिया के ज़रिए जो है उनको वापस लाने का काम किया जा रहा है। आज उम्मीद है कि 300 या 400 के आसपास स्टूडेंट्स और आ रहे हैं, जिनमें से ज़्यादातर हिस्सा जो है जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का है। उनको सही सलामत हम घर वापस ले आएंगे। और सब कोई उम्मीद नजर आ रही है जो ईरान इजराइल में ये हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान में जब हुआ था फाइनली डायलॉग भी आना पड़ा, कुछ ऐसा है उम्मीद? मैं कह नहीं सकता हूँ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात अलग, इजराइल और ईरान की बात अलग। वैसे तो ये बमबारी शुरू होनी नहीं चाहिए थी। इससे पहले जब अमेरिका के इंटेलिजेंस के इंचार्ज से पूछा गया था कि क्या ईरान के पास न्यूक्लियर बम है, तो उन्होंने कहा कि उनको नहीं लगता है कि बहुत अरसे तक वो बना पाएंगे। लेकिन चंद ही महीनों में ईरान के ऊपर जो है इजराइल का हमला शुरू हुआ। ये हमला रुक जाना चाहिए और फिर जो मसले हैं वो बातचीत के जरिए हल हों। लेकिन जो एम्बेसडर, जो इंडियन एम्बेसडर है, उन्होंने आज कहा है ये 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट ने होस्ट किया, उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? ना, यूएस प्रेसिडेंट अपनी मर्जी का मालिक है। हम क्या उसको कह सकते हैं कि आप किसको खाने पे बुलाओगे, किसको नहीं बुलाओगे? वो दूसरी बात है कि हमें लग रहा था कि अमेरिका के सदर हमारे बहुत ख़ास दोस्त हैं और हमारी दोस्ती का जो है वो ख्याल रखेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि अमेरिका वो करती है जो अमेरिका के फ़ायदे के लिए है। उनको और किसी मुल्क का फ़ायदा की परवाह नहीं। मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत की तरफ से रवां माली साल के 80 दिनों का आदाद-ओ-शुमार पेश किया गया है। इसके मुताबिक मुल्क के ख़जाने में बराह रास्त टैक्स कलेक्शन की हिस्सेदारी में इजाफा देखने को मिला है। हुकूमत के जरिए जारी किए गए ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल 2025-2026 के लिए हिंदुस्तान का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 19 जून तक 4.8% से बढ़कर 5.45 लाख करोड़ रुपये हो गया। हालांकि रिफंड में तेज उछाल की वजह से नेट कलेक्शन में थोड़ी गिरावट देखी गई। अगर जुमला टैक्स कलेक्शन की बात करें तो कॉरपोरेट टैक्स, नॉन कॉरपोरेट टैक्स में भी काबिल कदर इजाफा हुआ है। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन कई मरतबा मुल्क की मईशत की बेहतरी के दावे कर चुकी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में 11वां बैनुल अक़वामी योगा डे कसीर तादाद में अवाम के दरमियान मनाया। इस दौरान उन्होंने दुनिया को यह पैगाम भी दिया कि योगा सबका है और सभी के लिए है। पीएम मोदी ने कहा कि योगा ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि योगा का मतलब है जोड़ना और योगा ने पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया है। योगा सभी का है और सभी के लिए है। आज ये हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने कहा कि योगा हमें अमन की सिमत देता है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण पीएम मोदी के साथ मौजूद थे। अवाम की कसीर तादाद इस प्रोग्राम में मौजूद थी। Friends, the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for One Earth, One Health. This theme reflects a deep truth. The health of every entity on earth
is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने जगन और दीगर अपोजिशन लीडरों की तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि योगा इवेंट के लिए अखराजात के इल्जामात बेबुनियाद है। सेब और प्याज में फर्क करना सीखे। आइए देखते हैं चंद्रबाबू नायडू का ये दिलचस्प रिमार्क। Can you compare both? Are you having any responsibility to ask me that question? No, what I am saying, you should have condemned with them. You have to compare apple to apple. You cannot compare apple to onion or something else. One should have sense of comparing. If you don't have sense, public money, we have to use it at most efficiently for a public cause. That is a personal cause, misuse of public money. This is lot of future. Yoga is a game changer. To promote that, even Government of India has spent money, we have spent some money, but ultimately you are going to see the results. All of you, that is where I am asking, sometimes the media also should be more responsible, not asking somebody is asked what do you say, that is the habit. Which is right, which is wrong, all of you has to judge, then ask questions and promote them. Even if you ask, suppose your children should have told that to you, what you should have done? Immediately you corrected your children? This is wrong, this is right. Why won't you correct politicians? I am asking that question. ईरान और इसराइल जंग के पेश नज़र हिंदुस्तानी हुकूमत ने ईरान में फंसे शहरियों की वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। इस मुहिम के तहत एक खुसूसी परवाज 290 हिंदुस्तानियों को लेकर दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरी। वतन वापसी पर मुसाफिरों की आंखें नम थीं और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे फिजा में गूंज उठे। इन वापस आने वालों में ज्यादातर तलबा और ज़ायरीन शामिल थे। तकरीबन 190 अफराद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि दीगर दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं। एक तालिब इल्म ने बताया कि सफ़र इंतहाई परेशान कुन रहा, लेकिन हिंदुस्तानी सिफारतखाने और हुकूमत की मदद से वो महफूज तरीके से घर वापस पहुँचने में कामयाब हो गए। वालिदैन अपने बच्चों को देखकर बेहद जज्बाती हो गए। बताया जा रहा है कि वापसी का अमल मुनज़्ज़म अंदाज में अंजाम दिया गया। पहले तमाम मुसाफिरों को तेहरान से ईरान के मशहूर मजहबी शहर मशहद मुंतकिल किया गया, जहां से हिंदुस्तानी अफसरान की निगरानी में खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए दिल्ली लाया गया। ईरानी हुकूमत ने पहले एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाज़त देकर इस मुहिम को मुमकिन बनाया, जो कि एक अहम इक़दाम है। और आखिर में फिर एक मरतबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इसराइल के ईरान पर हमले और गजा की तबाही पर हिंदुस्तान की खामोशी तशवीशनाक। सोनिया गांधी ने लिखा अहम मजमून, कहा ईरान ने जम्मू कश्मीर समेत अहम मौकों पर हिंदुस्तान का साथ दिया था।
उड़ीसा की बीजेपी सरकार खवातीन और लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम। मोदी भले ही कितने ही दावे करे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। कांग्रेस लीडर अलका लांबा की वज़ीर आज़म पर सख्त तनकीद। अमेरिका सिर्फ उसी वक्त दूसरों का दोस्त होता है जब तक उसे फायदा पहुंचता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ट्रंप के साथ मुलाकात पर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल में मुजरिमाना ज़हनियत के लोग मौजूद। सदर आसाम प्रदेश कांग्रेस गौरव गोगोई ने लगाया इल्जाम, कहा हेमंत बिस्वा शर्मा भी उन्हीं लोगों में शामिल। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में 11वां बैनुल-अक़वामी योगा डे मनाया, कहा योगा सबका है और अमन के लिए है। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।